जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केवी सर फ्रॉम काशी। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसी को भी हम ई से भी डिनोट करेंगे आगे। अगर लेटर आपको छोटा दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो हम आपको एक बार बोल देते हैं, ठीक है ना। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या है। देखो, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द वैलेंसी शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसेस एटम is called electron gain enthalpy and the phenomenon is called electron affinity। देखो, एफिनिटी का मतलब होता है इच्छा। क्या मतलब होता है? इच्छा, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा, ठीक है। अब देखो, मान लो एक एटम है ए, ठीक, ए गैसियस, उसमें एक हमने इलेक्ट्रॉन जोड़ा और वो ए नेगेटिव गैसियस बन गया, भाई एनायन बन जाएगा। और इस दौरान सपोज कर लो कि जो हीट निकल रहा है वो 500 जूल निकल रहा है, ठीक है ना। हीट कितना निकल रहा है? 500 जूल निकल रहा है, यानी कि डेल्टा एच कितना है? -500। क्योंकि निकल रहा है हम बोल रहे हैं, तो यानी कि डेल्टा एच नेगेटिव होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? वो एक्सोथर्मिक हो जाएगा। तो यही डेल्टा एच बराबर -500 क्या हो जाएगा? उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी इलेक्ट्रॉन गेन करके जो एनर्जी निकल रही है वो -500, मतलब 500 है। माइनस तो मतलब ये है कि एनर्जी निकल रही है। क्लियर है? अब इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और इलेक्ट्रॉन उस एटम की लेने की इच्छा जो होगी उसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ध्यान से समझना कि पहला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड जब हम करते हैं किसी एटम में, तो वो वहां पे डेल्टा एच नेगेटिव ही आता है, ठीक है ना, नेगेटिव ही आता है। ध्यान से समझना, डेल्टा एच अगर नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, उसी को हम लोग डेल्टा एच ईजी बोलते हैं, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन वाला। क्लियर है ना? अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहता है वो एटम अपने अंदर, यानी उसके इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा पॉजिटिव है, तो हम वहां पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या बोलेंगे? पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी रिलीज हो रही है। हम हमेशा चाहते हैं ऐसा प्रोसेस हो जहां पे एनर्जी रिलीज हो। तो ध्यान से समझना, अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है। और जितना ज्यादा नेगेटिव होगा, हम पूछें एक एटम है जिसको एक इलेक्ट्रॉन हम देते हैं, ऐड करते हैं, तो डेल्टा एच -500 है, यानी 500 जूल एनर्जी निकल रहा है। दूसरा एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो डेल्टा एच -800 है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ऐड करने पे अगर डेल्टा एच -800 है तो इसका मतलब 800 जूल की एनर्जी निकल रही है। तो ए और बी में ज्यादा एनर्जी कहां निकल रही है? मोर एक्सोथर्मिक कौन है? मोर डेल्टा एच नेगेटिव किसका है? बी वाले का। इसका मतलब बी वाले की इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज्यादा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ए। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इसी चीज को हम और क्लैरिफाई करते हैं। देखो, ये आइटम ABCD है, सबको एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके सबका एनायन बना दिए हैं, सबके लिए डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है। ए के लिए -400, बी के लिए -200, सी के लिए +400 और डी के लिए +200। तो पहली बात, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, ध्यान से समझो, हमने लिखवाया है डेल्टा ईजी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर नेगेटिव है तभी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है, एंड वाइस वर्सा। मतलब अगर डेल्टा एच यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है तो उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो ध्यान से समझिए, ए की टेंडेंसी, बी की टेंडेंसी तो है, इतना तो तय है। तो इतना तो समझ में इसमें क्या करना? अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ ABCD। इतना तो तय है कि डेल्टा एच ए और बी के लिए नेगेटिव है और सी और डी के लिए पॉजिटिव है। तो इतना तो तय है कि सी और डी का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ए और बी से कम होगा। ये बात तो समझ में आ रही है, ठीक है ना। लेस देन का साइन होगा सी और डी की तरफ। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, ध्यान से ये समझना है कि अब जो है जिसके लिए ज्यादा नेगेटिव होगा उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगा। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मींस मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ए और बी में डेल्टा एच नेगेटिव ज्यादा कहाँ है? ए का ज्यादा है, यानी कि ए जो होगा बी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा है। बात समझ में आ रही है? अब सी और डी, वैसे तो सी और डी की इच्छा है ही नहीं, फिर भी अगर हम पूछें डेल्टा एच पॉजिटिव है इसका 400 सी वाले का और डेल्टा एच
डी वाले का प्लस में 200 है। पहली बात तो प्लस का मतलब यही है कि इलेक्ट्रॉन लेने पर एनर्जी रिलीज नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, यानी कि आसानी से काम ये नहीं हो रहा है, ये अपने आप काम नहीं हो रहा है, हमको एनर्जी देना पड़ रहा है, हमको डंडे का प्रयोग करना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने में। किसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है? सी में 400 जूल का एनर्जी देना पड़ रहा है, डी में 200 जूल का एनर्जी देना पड़ रहा है। यानी कि अगर मैं बात करूं सी और डी में आसानी से कौन मान जा रहा है, देखो अपने से तो कोई नहीं कर रहा है, आसानी से कौन मान रहा है? डी वाला। तो यानी कि सी से ज्यादा इच्छा होगी डी की, ठीक है। हालांकि सी और डी की इच्छा है ही नहीं, ठीक, ए और बी की इच्छा है। तो सबसे ज्यादा डेल्टा एच जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा, ठीक है ना। डेल्टा एच नेगेटिव में जिसका ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज्यादा। तो -400 का सबसे ज्यादा, फिर उससे कम -2 का, -200 का, फिर पॉजिटिव में जिसका पॉजिटिव में कम रहेगा उसका क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा हो जाएगा। तो डी का नंबर आया, फिर सी का नंबर आया। क्लियर है? इसको आप बहुत अच्छे से एग्जाम्पल को समझिए, क्योंकि यही एग्जाम्पल इससे आपको बहुत से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लो इसको, ठीक है। चलिए अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। भाई देखो इलेक्ट्रॉन को ऐड हमको करना है आइटम में, वैलेंस शेल में। तो देखो समझ जाओ कि मान लो ये न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट, ये तीसरा ऑर्बिट, ये आउटर मोस्ट शेल। यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ऐड होना है इस शेल में। अब ध्यान से बताओ, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस। एक जनरल बात है ये, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी बात 100% सही नहीं होती है, जनरल बात होती है, क्योंकि कई सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल होती हैं। यानी कि एटॉमिक रेडियस जितना छोटा, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा उतनी ज़्यादा हो जाएगी, उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा। या जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतना ज़्यादा, क्योंकि जेड इफेक्ट और एटॉमिक रेडियस में तो इनवर्सली का रिलेशन है। देखो साइज छोटा होना, साइज छोटा जब होगा तो ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस, इसके बीच में दूरी कम है, तो ये न्यूक्लियस फटाक से इस इलेक्ट्रॉन को इसके ऊपर अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा लगा रहा है, उतने आसानी से ऐड कर लेगा। तो जितना ज़्यादा साइज कम होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा ज़्यादा होगी। और वही बात है, जेड इफेक्ट जितना ज़्यादा उस इलेक्ट्रॉन को उतना आसानी से खींच पाएगा। क्लियर? ये तो बात हो गई। अब ध्यान से समझिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर डेल्टा एच नेगेटिव होता है, यानी एनर्जी रिलीज होती है। बट ध्यान से मतलब कि देखो, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव, दैट इज ऑन एक्सेप्टिंग फर्स्ट इलेक्ट्रॉन जनरली एनर्जी इज रिलीज्ड। बट देखो यहाँ पे ये पॉइंट, यहाँ पे ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, एक्सेप्ट हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड नोबल गैस। जो हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड होते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती है, ठीक है, या बहुत 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 कम होती है। इसमें से नोबल गैस का तो होता ही नहीं है, क्योंकि भाई वो नोबल गैस इनर्ट है, वो क्यों इलेक्ट्रॉन लेना देना चाहेगा? ना उसका लेने का इच्छा, ना उसका देने का इच्छा है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब देखिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑर्डर। अब देखो यहाँ पे O+, O, O-, O-2, जाहिर सी बात है यहाँ पे जेड इफेक्ट सबसे ज्यादा है, उससे कम जेड इफेक्ट, उससे कम जेड इफेक्ट और उससे भी कम जेड इफेक्ट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट से राइट बढ़ता जा रहा है तो सिग्मा बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहाँ लगेगा? O+ में। सिमिलरली Al+3, Mg+2, Na+, इन सब में साइज खैर ठीक है, साइज का भी ऑर्डर आप ले सकते हैं। सबसे छोटा Al+3 है तो सबसे ज़्यादा इच्छा उसकी होगी, ठीक है, Mg+2, और सबसे बड़ा Na+, तो सब ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। अब ध्यान से समझिए, ये जो चीज़ हम लिखें, ये इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? तो इसको समझने के लिए हम एक चीज़ आपको बताते हैं, ठीक है ना। एक चीज़, एक मिनट, यहाँ पे जो रिएक्शन लिखा हुआ है, ये प्लस लिखा हुआ है, डेल्टा एच नेगेटिव, ये क्या मतलब है? तो देखो ये हालांकि ये चीज़ें थर्मोडायनेमिक्स की हैं, इसको आप समझ जाइए, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। देखो जैसे कि मान लो एक रिएक्शन है, A+B गिव्स C+D, ठीक। हर रिएक्शन का डेल्टा एच होता है, इसका डेल्टा एच मान लो -200 है, इसका मतलब ये क्या है? एक्सोथर्मिक, ठीक, ये एक्सोथर्मिक है। डेल्टा एच कॉमा करके अगर डेल्टा एच नेगेटिव में लिखा है तो एक्सोथर्मिक है। इसी चीज को हम, ये 200 जूल है,
इसी चीज़ को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस बी गिव्स C प्लस डी प्लस में 200 जूल। हम डेल्टा एच के फॉर्म में ना लिखे, प्लस में इधर 200 लिख दें क्योंकि एनर्जी रिलीज हुई है, वो प्रोडक्ट के साथ जोड़ दो। तो इसका भी मतलब क्या है, ये एक्सोथर्मिक है। बात समझ में आ रही है। सिमिलरली मतलब अगर मान लो रिएक्शन A प्लस बी गिव C प्लस डी है और डेल्टा एच अगर प्लस में 200 है, 200 जूल, यानी कि ये एंडोथर्मिक हो गया। क्लियर। ये देखो ये प्लस में 200 है, इधर में माइनस में 200 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस बी माइनस 200 इक्वल्स टू एरो देके C प्लस डी। ये बात ध्यान रखना, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो जैसे ये एंडोथर्मिक मतलब ये सारा ऊपर जो 3 तरीका है ये एक्सोथर्मिक को शो करने का है। क्लियर। डेल्टा एच नेगेटिव या प्रोडक्ट के साथ प्लस में उतना लगा दो या रिएक्टेंट के साथ माइनस में लगा दो, ये एक्सोथर्मिक को बताने का तरीका है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच बराबर प्लस में हो जाएगा या फिर A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, माइनस में यही लिख दो, माइनस में 200 जूल, ये भी वही चीज़ है। और या तो फिर प्रोडक्ट के साथ जोड़ दो, A प्लस बी प्लस 200 इक्वल्स टू C प्लस डी। इसका मतलब यही है कि A प्लस बी में 200 तुम दिए हो तब जाके रिएक्शन हुआ है C प्लस डी। बात समझ में आ रही है। इस रिएक्शन में हमने 200 जूल की एनर्जी खर्च की, तभी तो डेल्टा एच इसका प्लस में 200 आ रहा है। क्लियर है। यहाँ पे डेल्टा एच माइनस 200 है, इसका मतलब प्रोडक्ट ने क्या किया है, एनर्जी लॉस किया है। ठीक है ना, रिएक्शन जब हुआ और ए और बी के बीच में तो 200 एनर्जी का लॉस हुआ है। ठीक है, तभी तो डेल्टा एच क्या आ रहा है, नेगेटिव में 200 आ रहा है। क्लियर है। तो ये चीज़ अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गई है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत भी है तो आप अभी थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे तो वहाँ पे एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पर हम क्वेश्चन कर रहे होंगे। चलिए अभी हम वापस से आते हैं। देखिए ये X एक एटम है, गैसियस एटम, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तो ये X नेगेटिव बन गया। प्लस में EGE मतलब प्लस में मान लो 200 होगा, 400 होगा, यानी कि डेल्टा एच इसका क्या हो जाएगा, माइनस में 200 या माइनस में 400, यानी इसका डेल्टा एच क्या है, माइनस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है। ये जो वैल्यू है, अगर ये मान लो प्लस में 500 है तो डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस में 500 हो गया। बात समझ में आ रही है। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो जाएगा इसका, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेने की इच्छा पॉजिटिव है। क्लियर। दूसरी बात ये बताओ, इसको हम लोग रिवर्स करके लिख सकते हैं कि नहीं। रिवर्स करके कैसे, ये अगर हम उल्टा इसको देखें तो ये x माइनस से x बन रहा है, x माइनस से x बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इधर से इधर देखो इसको, राइट से लेफ्ट, x माइनस से x बन रहा है और एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो ध्यान से समझ जाओ, ये जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला जो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का प्रोसेस है, रिवर्स में ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो अगर हम रिवर्स रिएक्शन सोचें, कोई भी रिएक्शन देखो, जैसे मान लो A प्लस बी गिव C प्लस डी, अगर ये एक्सोथर्मिक है तो C प्लस डी गिव्स A प्लस बी, ये क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक हो जाएगा। क्लियर। तो ध्यान रखना कि रिवर्स रिएक्शन जैसा, मतलब रिवर्स का किसी रिएक्शन का डेल्टा एच होगा, जस्ट अपोजिट साइन हो जाएगा उसके रिवर्स रिएक्शन का। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग। तो X नेगेटिव से X गैसियस में जा रहे हैं, तो यहाँ पे दैट मच अमाउंट जो निकला है, यहाँ पे डेल्टा एच नेगेटिव है, माइनस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, वही चीज यहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और ये जो प्लस में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, असल में यही क्या है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस गैसियस है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ X इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X माइनस। ठीक है ना, ये हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात कर रहे हैं, केवल मॉड ले लेते हैं। बात समझ में आ रही है। नहीं समझ में आया दोबारा सुनो। X से X गैसियस बना, डेल्टा एच इक्वल्स टू माइनस EGE। ठीक है ना, डेल्टा एच कितना निकल गया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बराबर। अब इसी को रिवर्स करेंगे, यानी दिस प्लस दिस। तो अब जो है अगर हम X माइनस से X के तरफ जा रहे हैं तो ये तो इलेक्ट्रॉन लूज वाला प्रोसेस हो रहा है, X
नेगेटिव से X बन रहा है, यानी कि ये आयोनाइजेशन प्रोसेस ऑफ X नेगेटिव हो रहा है। और यहाँ पे एनर्जी हमको देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? वही जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में एनर्जी निकली है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे ध्यान से समझना कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर दिया हुआ है -500 जूल, बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अगर दिया हुआ है किसी एटम का -500 जूल, तो उसका रिवर्स प्रोसेस करने के लिए उतना ही एनर्जी हमको देना पड़ेगा प्लस में। बात समझ में आ रही है? यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है ना? यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ X गैसियस है इज इक्वल्स टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ X नेगेटिव। क्लियर है? चलिए इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ देखिए यहाँ पे, इफ IE1 ऑफ सोडियम इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डिटरमाइन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ Na+। ठीक है ना? देखो ध्यान से, जैसे कि यहाँ पे हमसे क्या बोला है, सोडियम गैसियस से सोडियम गैसियस प्लस बना रहा है। यहाँ पे डेल्टा H कितना है, ये प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब दूसरा प्रोसेस क्या है, हमसे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बताओ Na+ का, यानी Na+ का इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बताओ ताकि वो Na गैसियस में चेंज हो जाए। अगर इसके लिए डेल्टा H प्लस में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको एनर्जी देना पड़ा है सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में। जस्ट इसका रिवर्स रिएक्शन है क्या, तो ये डेल्टा H इसका क्या हो जाएगा, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये प्रोसेस क्या हो रहा है, Na+ के द्वारा एक इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला प्रोसेस, यानी दिस इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फर्स्ट ऑफ Na+ गैसियस। ठीक, तो ये बात समझ में आ रही है? तो आंसर कितना हो जाएगा, -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो किसी प्रोसेस के लिए, आयोनाइजेशन प्रोसेस के लिए जितना लग रहा है उतना ही एनर्जी रिलीज होगा अगर हम उसका उल्टा प्रोसेस कराएंगे। बात समझ में आ रही है? तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में बताना, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा। क्लियर? चलिए अब ये नोट करके बात क्या लिखनी है, एलिमेंट्स हैविंग हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड कन्फिग्रेशन have very little or no tendency to add electron. It means they have large positive value of electron gain enthalpy, so very less electron affinity. यानी they have नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा भाई नहीं है तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐड करने में हमको एनर्जी देना पड़ रहा है पॉजिटिव। तो देखो जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की बात करें तो ये P3 कन्फिग्रेशन है, ठीक, हाफ फील्ड, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके हम नाइट्रोजन गैस नेगेटिव बना रहे हैं, तो डेल्टा H तो पॉजिटिव है। ठीक, as the above process is endothermic, so the formed anion will be unstable। मतलब N गैसियस स्टेबल नहीं है, ये जबरदस्ती बना हुआ है। जो कोई भी काम जबरदस्ती होता है तो वो स्टेबल नहीं होता, कोई भी चीज़ जबरदस्ती बनता है। तो बात समझ में आ रही है? चलिए तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब पूछा हुआ है the anion of which atom will be least stable, the anion of which atom will be least stable। अब ध्यान से समझो, लिथियम को एक हम, लिथियम क्या है पहली बात तो, लिथियम जो है 1s2 2s1, ठीक, बोरॉन क्या है 1s2 2s2 2p1, बेरिलियम क्या है 1s2 2s2, ध्यान रखना, कार्बन क्या है 1s2 2s2 2p2। अब ध्यान से समझो, अगर हम एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम में ऐड करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो H2 कन्फिग्रेशन है, H2 कन्फिग्रेशन है तो यानी कि ये क्या है, स्टेबल है, फुल फील्ड है। तो अगर हम बोलें बेरिलियम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके बेरिलियम नेगेटिव बना दें तो पहली बात तो ये लेना ही नहीं चाहिएगा, इसका डेल्टा H क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए अब हम एक और चीज देखते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये भी नोट करके बहुत अच्छे से लिख लेना। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट
एक्सेप्ट हाफ फील्ड या फुल फील्ड इज एक्सोथर्मिक। मतलब कि पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करने में एनर्जी हमेशा निकलती है। बात समझ में आ रही है? बट ये छोड़ दिया जाए हाफ फील्ड और फुल फील्ड के लिए, क्योंकि उनके लिए तो डेल्टा एच पॉजिटिव ही होता है। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी हमको देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फर्स्ट एक्सेप्ट हाफ फील्ड फुल फील्ड इज एक्सोथर्मिक। सही बात है, बट ध्यान रखना कोई नॉर्मल एलिमेंट ही है, कोई नॉर्मल एलिमेंट है, आइटम है जिसके पास हाफ फील्ड फुल फील्ड कन्फिग्रेशन नहीं है, तो पहला इलेक्ट्रॉन तो जो लेगा वहां पे एनर्जी रिलीज होगी, ऑलवेज क्या है, एक्सोथर्मिक है। बट दूसरा इलेक्ट्रॉन जब हम ऐड करेंगे तो वहां पे एनर्जी रिलीज नहीं होगी, एनर्जी हमको खर्च करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक एटम पे हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए तो इस पे ऑलरेडी नेगेटिव आ चुका है। अब दोबारा इलेक्ट्रॉन अगर हम ऐड करेंगे तो ये -2 बनेगा, बट ये इलेक्ट्रॉन और उस पर नेगेटिव चार्ज, इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन के लिए ऐड करने के लिए हमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। ध्यान से समझना, मान लो पहले प्रोसेस में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने में डेल्टा एच माइनस में 200 जूल है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए प्लस में 800 जूल हो जाएगा। दूसरा जो प्रोसेस होगा वो ऑलवेज एंडोथर्मिक होगा। ठीक है, दूसरा, तीसरा, चौथा, कितना भी इलेक्ट्रॉन एक के बाद ऐड करोगे वहां हमें एनर्जी खर्च करना ही पड़ेगा। अपने आप नहीं होगा, वो इलेक्ट्रॉन अपने आप ऐड नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? तो लिखा हुआ है पहला तो एक्सोथर्मिक है, बट सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये बात याद रखना। फुल फील्ड हाफ फील्ड नोबल गैस के लिए पहला ही एंडोथर्मिक होता है, और जो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं जिनके पास कोई हाफ फील्ड फुल फील्ड कन्फिग्रेशन नहीं है वहां पर भी पहला तो एक्सोथर्मिक होगा, बट उसके बाद सारा का सारा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होगा, एंडोथर्मिक होगा, बिकॉज एनायन रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आ रही है? जैसे सल्फर पे सल्फर -2 बनाना, नाइट्रोजन से ट्राईवैलेंट नाइट्रोजन आयन बनाना, ये सब क्या है, ये सब प्रोसेस के लिए डेल्टा एच क्या है, डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव है। ठीक, एग्जाम्पल लिखा हुआ जैसे ऑक्सीजन प्लस इलेक्ट्रॉन O-, डेल्टा H1 किसका, इसका है -x। दूसरा जो ऐड कर रहे हैं O नेगेटिव पे, अब ये एक इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव को रिपेल करेगा तो डेल्टा H2 इसका प्लस में y होगा। अब ये दोनों एक साथ प्रोसेस लिख दें, 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स O-2, तो डेल्टा H क्या हो जाएगा, y - x। यानी इतना तो तय है कि अगर किसी पर एक से अधिक चार्ज हमको बनाना है तो वो ओवरऑल प्रोसेस जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना फिर उसके बाद दूसरा तीसरा ऐड करना, वो हमेशा एंडोथर्मिक ही होगा। क्लियर है ना? यानी फॉर्मेशन ऑफ पॉलीवैलेंट आयन इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बात समझ में आ रही है? तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। मैं जानबूझ के डिटेल में एक ही लेक्चर में सारा कुछ नहीं डाल रहा हूँ। पहले आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखें, स्प्लिट करके पढ़ेंगे। पहले एक कंसेप्ट तैयार करिए, उसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम दूसरा लेक्चर लेकर आएंगे। तो अगला लेक्चर में अब हम लोग वेरिएशन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट से राइट, ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, हाफ फील्ड फुल फील्ड का क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्लियर है? तो इसको नोट करिए, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।